नमस्कार। आज जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो बड़े मजेदार हैं। एक तरफ है 4 फरवरी की ताज़ा खबर जिसमें क्रिकेट का जबरदस्त जोश है, और दूसरी तरफ सरकार की वो नीतियां हैं जो चुपचाप लेकिन बहुत तेजी से देश की जमीनी हकीकत बदल रही हैं। बिल्कुल। यानी एक कहानी वो है जो हेडलाइंस में है, जी। जिसे सब देख रहे हैं, हम्म। और दूसरी कहानी उन सरकारी दस्तावेजों के पन्नों में छिपी है, जहां कह सकते हैं कि भविष्य की नींव रखी जा रही है। तो आज का हमारा मकसद है इन दोनों कहानियों को एक साथ देखना, पता लगाना कि 2026 की शुरुआत में भारत की असल तस्वीर क्या है। एक तरफ क्रिकेट का जुनून और दूसरी तरफ राजस्थान में हो रहा है गहरे बदलाव। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर आज की सबसे बड़ी खबर से ही शुरू करते हैं जो अभी अभी आई है। भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, और वो भी मतलब क्या शानदार तरीके से। अफगानिस्तान के खिलाफ 311 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करना, ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये नहीं कि हम जीते, बल्कि ये है कि हम कैसे जीते। सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 33 गेंदों में 68 रन ठोक दिए। मतलब मैच की शुरुआत से ही इरादे साफ थे। 33 गेंदों में 68 रन, ये तो T20 वाला अंदाज हो गया। और सुनने में आया है कि कप्तान ने भी कमाल की पारी खेली। हाँ, कप्तान आयुष महात्रे ने 62 रनों का एक बहुत अहम योगदान दिया, लेकिन असली हीरो रहे एरन जॉर्ज। हाँ, उनका शतक था शायद। बिल्कुल। 104 गेंदों पर 115 रनों की मैच जिताऊ शतकीय पारी। देखिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये भारत की लगातार छठी बार फाइनल में एंट्री है। छठी बार। जी। और इससे ये पता चलता है कि देश में क्रिकेट का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। इकोसिस्टम, ये बात थोड़ी और समझाइए। इसका मतलब है कि अब सिर्फ बड़े शहरों से खिलाड़ी नहीं आ रहे, आईपीएल और दूसरे घरेलू टूर्नामेंट्स की वजह से अब छोटे-छोटे शहरों और कस्बों से प्रतिभाएं निकल कर आ रही हैं। हमारे पास एक ऐसी बेंच स्ट्रेंथ तैयार है कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल भी हो जाए, तो उसके जगह लेने वाला खिलाड़ी भी उतना ही काबिल होता है। ये उसी मजबूत सिस्टम का नतीजा है। हालांकि हमें अफगानिस्तान के प्रदर्शन को भी सलाम करना होगा, उनकी तरफ से भी 2 शतक लगे। अच्छा। हाँ, फैसल शिनोज़ादा और उज़ैरुल्लाह नियाज़ाई ने भी शतक लगाए, जिससे ये मुकाबला बहुत यादगार बन गया। तो एक तरफ भविष्य के सितारे चमक रहे हैं और दूसरी तरफ आज के दिग्गज भी एक बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं, आईसीसी मेंस T20 विश्व कप, जो सिर्फ 3 दिन बाद 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहा है। इसका शेड्यूल भी आ गया है। जी, और शेड्यूल काफ़ी दिलचस्प है। फाइनल 8 मार्च को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। और सेमीफाइनल। सेमीफाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स और मुंबई के वानखेड़े में खेले जाएंगे। भारत ग्रुप ए में है, जहां उसके साथ पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड्स हैं। और भारत पाकिस्तान का मैच, वो तो सबसे बड़ा मुकाबला होता है। बिल्कुल। भारत का पहला मैच 7 फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन जिस मैच का सबको इंतजार है, वो 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ होगा। एक मिनट, कोलंबो में? ये थोड़ा अजीब नहीं है, जबकि टूर्नामेंट का एक हिस्सा भारत में भी हो रहा है। यहीं पर खेल के मैदान से परे की कूटनीति सामने आती है। हमारे स्रोतों के मुताबिक ये तय हुआ है कि पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में ही खेले जाएंगे। यहाँ तक कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है, तो वो मैच भी श्रीलंका में ही होंगे। अच्छा, तो ये एक तरह से प्रैक्टिकल स्टेप है। बिल्कुल, ताकि टूर्नामेंट बिना किसी रुकावट के आराम से आयोजित हो सके। समझ गया। और इस बड़े टूर्नामेंट का चेहरा कौन है? 2024 विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा को इस टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये एक तरह से अतीत की सफलता को भविष्य की उम्मीदों से जोड़ने जैसा है। तो एक तरफ है भारत का वो चेहरा जो पूरी दुनिया देखती है, चमकदार स्टेडियम, बड़े-बड़े टूर्नामेंट और करोड़ों फैंस का जुनून। लेकिन असली बदलाव की कहानी शायद पर्दे के पीछे लिखी जा रही है। हमारे स्रोत हमें एक ऐसी ही कहानी की तरफ ले जाते हैं जो राजस्थान में आकार ले रही है, जहां क्रिकेट के चौके छक्कों का शोर नहीं, बल्कि कानून और नीतियों की गूंज है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हम अक्सर बड़ी दिखने वाली चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन देश की दिशा असल में वो कानून तय करते हैं जो राज्यों की विधानसभाओं में पास होते हैं। और सितंबर 2025 में राजस्थान में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कौन सा है? पहला है राजस्थान धार्मिक रूपांतरण का प्रतिषेध विधेयक 2025।
इसके प्रावधान काफी सख्त हैं। इसमें साफ कहा गया है कि अगर कोई धोखाधड़ी, लालच या जबरदस्ती से किसी का धन परिवर्तन कराता है, तो ये गंभीर अपराध होगा। इसमें सजा कितनी सख्त है? काफी ज्यादा। अगर किसी नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति का धर्मांतरण कराया जाता है, तो 10 से 20 साल की कैद है और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना। 10 लाख? जी। और अगर यही काम सामूहिक रूप से किया जाता है, मतलब एक साथ कई लोगों का धर्म बदला जाता है, तो सजा 20 साल से लेके आजीवन कारावास और न्यूनतम 25 लाख रुपए के जुर्माने तक हो सकती है। ये तो काफी सख्त प्रावधान है। क्या हमारे स्रोतों में इस बात का कोई जिक्र है कि इस कानून की जरूरत क्यों महसूस की गई? स्रोत सीधे तौर पर सरकार की मंशा नहीं बताते, लेकिन ऐसे सख्त प्रावधानों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इसे एक गंभीर सामाजिक मुद्दे के तौर पर देख रही है। और सामाजिक ताने-बाने के अलावा सरकार का ध्यान राज्य के सबसे बड़े संकट यानी पानी पर भी है। यहीं पर दूसरा बिल आता है। पानी की समस्या तो राजस्थान के लिए हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रही है। बिल्कुल। और इसी से निपटने के लिए राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन विधेयक 2024 लाया गया है। गिरता भूजल स्तर एक राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन राजस्थान में ये संकट का रूप ले चुका है। इस कानून के तहत एक राज्य स्तरीय प्राधिकरण और हर जिले में समितियां बनाई जाएंगी। तो ये समितियां क्या करेंगी? सिर्फ योजनाएं बनाएंगी? नहीं, सिर्फ योजनाएं नहीं। यहीं पर इस बिल की सबसे दिलचस्प बात छिपी है। इस प्राधिकरण को ये सुझाव देने का भी अधिकार होगा कि भूजल के औद्योगिक या व्यावसायिक उपयोग पर शुल्क लगाया जाए। ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि ये पानी को एक मुफ्त संसाधन समझने की सोच को चुनौती देता है। मतलब पानी के इस्तेमाल को लेकर जवाबदेही तय करना। बिल्कुल। तो एक कानून समाज के लिए, दूसरा पर्यावरण के लिए, और तीसरा कानून युवाओं और शिक्षा से जुड़ा है। राजस्थान कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025। हम सब ने कोटा के बारे में सुना है और वहां के छात्रों पर पड़ने वाले दबाव को भी महसूस किया है। ये कानून उसी समस्या की जड़ पर चोट करने की कोशिश है। आखिरकार इस पर ध्यान दिया गया। इसमें क्या खास प्रावधान है? इसमें 2 बातें सबसे अहम हैं। पहली, हर कोचिंग संस्थान के लिए एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता यानी काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी। साथ ही समय समय पर तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशन भी आयोजित करने होंगे। और दूसरी बात? दूसरी और सबसे बड़ी बात, सभी कोचिंग संस्थानों को सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। अगर वे नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनका पंजीकरण रद्द भी किया जा सकता है। ये तीनों कानून, सामाजिक, पर्यावरण और शिक्षा, एक साथ आ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति दिखाई देती है? सरकार एक साथ इतने सारे मोर्चों पर क्यों काम कर रही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ संयोग नहीं लगता। ये एक व्यापक दृष्टिकोण को दिखाता है। ऐसा लगता है कि सरकार राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों, सामाजिक सद्भाव, प्राकृतिक संसाधन और युवा आबादी की भलाई को एक साथ संबोधित करना चाहती है। ये एक ऐसे राज्य की तस्वीर है जो तेजी से और हर दिशा में बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और ये बदलाव सिर्फ कानूनों तक ही सीमित नहीं है। हमारे स्रोतों में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे को लेकर भी कुछ बहुत बड़े आंकड़े हैं। हाँ, आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। राजस्थान में 3200 मेगावाट की कोयला आधारित बिजली परियोजना को मंजूरी मिली है, जिसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये बहुत बड़ी परियोजना है। लेकिन आज के दौर में जब हम सब नवीकरणीय ऊर्जा की, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तब कोयले पर इतना बड़ा निवेश? यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू आता है। उसी के साथ साथ केंद्र सरकार के सहयोग से 6,000 मेगावाट क्षमता की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित करने की भी योजना है। यहाँ जो चीज ध्यान खींचती है वो है ये दोहरा दृष्टिकोण। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। ये दोहरा दृष्टिकोण क्या है? देखिए, ये किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के सामने जो एक ऊर्जा दुविधा होती है उसे दिखाता है। एक तरफ राज्य को अपनी बढ़ती हुई आबादी और उद्योगों के लिए तुरंत और 24 घंटे बिजली चाहिए, जिसके लिए कोयला आज भी एक भरोसेमंद स्रोत है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार को भविष्य की चिंता भी है। राजस्थान सौर ऊर्जा का हब है, लेकिन सौर ऊर्जा सिर्फ दिन में मिलती है। ये 6,000 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सिस्टम वो दिन में पैदा हुई सौर ऊर्जा को रात में इस्तेमाल के लिए बचा कर रखेगा। तो ये वर्तमान की जरूरत और भविष्य की स्थिरता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ये तो हुई बड़ी योजनाओं की बात।
लेकिन अक्सर असली बदलाव तो जमीनी स्तर के छोटे-छोटे प्रयासों से आता है। क्या ऐसा भी कुछ हो रहा है? बिल्कुल। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण पुष्कर से मिला है। वहाँ एक मॉडल प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी को यूं ही नहीं बहाया जाएगा। तो उस पानी का क्या किया जाएगा? उसे टर्शरी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसका मतलब है पानी की एक और गहरी सफाई, ताकि वो खेती के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो जाए। इस साफ किए गए पानी को फिर किसानों को बेचा जाएगा। ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक शानदार उदाहरण है। सर्कुलर इकोनॉमी, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। इसका असल मतलब क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कचरे से कंचन बनाना। यानी जिस चीज को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसे वापस किसी काम की चीज में बदल देना। यहाँ गंदे पानी को साफ करके एक कीमती संसाधन यानी सिंचाई के पानी में बदला जा रहा है। 50 करोड़ रुपए की लागत वाला ये प्रोजेक्ट पानी की कमी से जूझ रहे राज्य के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अच्छा, अब एक ऐसी खबर है जिस पर मुझे 2 बार नजर डालनी पड़ी। जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल। वहां दुनिया का पहला पॉलीमर माइट्रल वाल्व प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया है। ये तो किसी बड़े निजी रिसर्च सेंटर की नहीं, बल्कि एक सरकारी अस्पताल की बात हो रही है। ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, ये दिखाता है कि राज्य के सरकारी संस्थान भी विश्व स्तरीय अनुसंधान और विकास करने में सक्षम है। ये पॉलीमर वाल्व खास तौर पर युवा मरीजों के लिए बनाया गया है और इस पर की गई रिसर्च को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल्स में से एक जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में जगह मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान सिर्फ पारंपरिक चीजों पर ही नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है। एकदम सही। और इसी दिशा में एक और कदम है, जयपुर में दुनिया का पहला आयुर्वेदिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ आधुनिक मेडिकल साइंस है, तो दूसरी तरफ पारंपरिक चिकित्सा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण है। तो आज हमने 2 बिल्कुल अलग-अलग दुनिया देखी। एक तरफ क्रिकेट का रोमांच, अंडर 19 टीम की ऐतिहासिक जीत और एक वैश्विक टी20 विश्व कप की दहलीज पर खड़ा भारत। और दूसरी तरफ हमने राजस्थान की गहराई में उतरकर वहां के शासन को समझा, नए कानून, बड़ी ऊर्जा परियोजनाएं और जमीनी समाधान। आज के स्रोत हमें एक ऐसे देश की तस्वीर दिखाते हैं जो एक साथ कई स्तरों पर काम कर रहा है, जहां एक और पूरी दुनिया टी20 विश्व कप जैसे भव्य आयोजनों के लिए भारत की ओर देख रही है, वहीं दूसरी ओर असली और स्थायी परिवर्तन शायद उन राज्य स्तरीय नीतियों के छोटे छोटे अक्षरों में छिपा है, जिन्हें राजस्थान में पानी, जमीन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर लागू किया जा रहा है। ये बात सोचने वाली है। एक कहानी जो आंखों के सामने है और दूसरी जो पर्दे के पीछे चल रही है। और यहीं पे हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन दोनों में से कौन सी कहानी, वैश्विक मंच पर दिखने वाला भव्य आयोजन या स्थानीय स्तर पर हो रहा ये बुनियादी काम, लाखों लोगों के भविष्य पर ज्यादा गहरा और स्थायी असर डालेगी?